नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं जनसागर न्यूज। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय चिराग पासवान जो कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने विजन बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को लेके हर जिले में एक यात्रा निकाल रहे हैं, जिस यात्रा का नाम आशीर्वाद यात्रा दिया गया है। आज उसी क्रम में चिराग पासवान आरा के होटल पार्क व्यू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जहाँ उन्होंने कहा कि बिहार में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकती है। लेकिन जब हमारे पत्रकार रमीज खान ने उनसे सवाल किया कि आपको मंत्री न बनाकर मोदी कैबिनेट में आपके चाचा पशुपति पारस को क्यों मंत्री पद दे दिया गया, उस पर कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आए चिराग पासवान। आइए सुनते हैं बाकी क्या किन किन मुद्दों पर चिराग पासवान ने प्रेस को संबोधित किया। इस प्रेस वार्ता में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि हमारे नेता, हमारे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस से हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की और यह आशीर्वाद यात्रा बिहार के हर एक जिले से होती हुई गुजर रही है। जिस जिस जिले से भी ये यात्रा गुजर रही है, मुझे खुशी है इस बात की कि इस आशीर्वाद यात्रा का जो मूल लक्ष्य था कि जनता के बीच जाना और उनका आशीर्वाद लेना, मुझे खुशी है इस बात की कि अपार संख्या में बिहार वासियों का आशीर्वाद इस आशीर्वाद यात्रा को मिल रहा है। हाजीपुर से हम लोगों ने इस यात्रा की शुरुआत की थी और तब से लेकर आज तक लगभग 22-23 जिले हम लोग घूम चुके हैं और जिस जिस जिले से ये यात्रा गुजरी है, एक अपार जन सैलाब, एक अपार जन समर्थन इस यात्रा को देखने को मिला। उसके कारण कई हैं जिस वजह से इस यात्रा को इतना ज्यादा समर्थन बिहार वासियों का मिल रहा है। कल जब हम लोग यहाँ आरा भोजपुर में भी थे तो उस वक्त भी आप सबके कैमरे साक्षी हैं। अगर मैं कोई ज्यादा बड़े शब्दों का इस्तेमाल करूं तो आप लोग पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं मुझे टोकने के लिए, बोलने के लिए कि नहीं भैया भीड़ नहीं थी, लोग नहीं थे, लोगों में उत्साह नहीं था। जरूर बोलिएगा अगर आप लोग को ऐसा लगे। पर जो नजारा कल मैंने आरा भोजपुर में देखा, और पहली बार नहीं है, मुझे याद है वो दिन भी जब मैं सक्रिय राजनीति में अपनी शुरुआत कर रहा था, तो उस वक्त भी हमारे उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी द्वारा मुझे आरा जिले की जिम्मेदारी दी गई थी और लगभग 3-4 दिन का प्रवास मेरा उस दिन में उस वक्त भी यहाँ था। और उसके बाद से निरंतरता में लोकसभा के चुनाव हो या कई और चुनाव हो, यहाँ पर आना जाना लगा रहा। पर कल जिस तरीके का माहौल हम लोगों ने यहाँ पर देखा वो अभूतपूर्व था, अनप्रेसिडेंटेड था। और ये मेरे विश्वास को और ज्यादा बढ़ाता है कि भैया आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी और खास तौर पर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जिस विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग एक विकसित बिहार को बनाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की अंतिम इच्छा, उसको धरातल पर उतारने का जो हम लोगों ने संकल्प लिया है। और उस मुहिम के साथ जिस बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं, महिलाएं जुड़ रही हैं, बुजुर्ग जुड़ रहे हैं। मैंने इससे पहले कभी इतनी भारी संख्या में महिलाओं को सड़क पर आते हुए आपका अभिनंदन करते हुए, आपका स्वागत करते हुए मैंने नहीं देखा। और जिस ममता के साथ वो आती हैं, जिस तरीके से वो मुझे गले लगाकर अपना आशीर्वाद देती हैं, चंदन टीका करके, दही मीठा खिलाकर वो मुझे आशीर्वाद देती हैं, ये मेरे विश्वास को और ज्यादा बढ़ाता है कि अगर जिसके ऊपर माताओं का आशीर्वाद है, जिसके साथ युवाओं का साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, ऐसे मिशन को शायद ही कोई रोक सकता हो। और यही कारण है कि ना सिर्फ आरा भोजपुर में बल्कि बिहार के किसी भी जिले में आप चले जाइए, और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैं जिस जिस जिले में जाता हूँ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, ट्विटर हो, फेसबुक हो, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हर एक उस पर ना सिर्फ तस्वीरें बल्कि हर जिले के मैं वीडियोस भी अपलोड करता हूं, ताकि आप सब उसको ईमानदारी से देख सकें, उसका आप लोग विश्लेषण कर सकें, आकलन कर सकें कि ये जो भीड़ आ रही है ये किस उम्मीद के साथ आ रही है। जो उत्साह मुझे देखने को मिलता है और उसके कारण है लोगों का एक विश्वास बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है। अगर आप हमारे इस विजन डॉक्यूमेंट को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि शायद ही बिहार से जुड़ी हुई कोई ऐसी समस्या हो जिसका समाधान हम लोगों ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में हम लोगों ने नहीं किया।
तो वहीं दूसरी तरफ लोगों का आक्रोश भी उसमें देखने को मिलता है। जब ये जन सैलाब आता है और मौजूदा मुख्यमंत्री और मौजूदा सरकार के खिलाफ जिस तरीके से वो अपनी बातों को जाहिर करता है, ये अपने में दर्शाता है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों से बिहारी नफरत करने लगे। उनकी नीति ही जिम्मेदार है बिहार को पिछड़ा बनाने में और पिछड़ा बनाए रखने में। आज अगर बिहार बर्बादी की कगार पर है तो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार, मौजूदा मुख्यमंत्री जी की नीतियां इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदार है। आज भी अगर बिहार के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं तो उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। भाई 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो पहली बार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेरा सपना है कि मैं तमाम बिहार वासियों को वापस अपने प्रदेश लेकर आऊं। क्या किया आपने उसके लिए? और ये मैं नहीं कहता, आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि भैया पलायन में और ज्यादा वृद्धि हुई है साल दर साल। आज भी बिहार के युवा मजबूर हैं दिल्ली जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए, बेंगलोर जाने के लिए, गुरुग्राम जाने के लिए, नोएडा जाने के लिए। अगर वो वहां पर जाकर अगर रोजगार अगर पा सकते हैं तो हमारे प्रदेश में क्यों नहीं पा सकते? पर ऐसे में मुझे याद आता है 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव में दिया हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का वो बयान कि भैया बिहार में रोजगार नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि बिहार वोटर लॉक है। भाई ऐसी परिस्थिति देश के कई और राज्यों में है। आप गुजरात ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, कई ऐसे राज्य हैं जो कि वाटर लॉक है। बट अगर वहां पर अगर रोजगार के अवसर अगर उत्पन्न हो सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीयत नहीं है। वो चाहते नहीं कि बिहार के युवा यहीं पर रोजगार हासिल करें, क्योंकि जिस दिन वो यहीं पर आकर अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार हासिल करेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सवाल पूछने लगेंगे, जैसे आज चिराग पासवान उनसे सवाल पूछता है। और ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बर्दाश्त नहीं है। लोकसभा विधानसभा चुनाव के वक्त इन्होंने एक जुमला दिया 19 लाख रोजगार का। भाई क्या हुआ उसका? लगभग साल बीतने को आया है, 19 लाख आप भूल जाइए। 50,000 दिए होंगे आपने, 1 लाख दिए होंगे आपने, 2 लाख दिए होंगे, जो भी दिए होंगे भाई आप उसके आंकड़े तो आप साझा कीजिए। पर यहाँ पर रोजगार नए उत्पन्न करना तो दूर की बात है, जो बैकलॉग है आप उसको कंप्लीट नहीं करते। जो वैकेंसीज आप निकालते हैं, अभ्यर्थी सड़क पर लाठियां खा रहे हैं, जो शिक्षक हैं वो सड़क पर लाठियां खा रहे हैं। पीएड के टीचर्स अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने के लिए वो वहां पर खड़े थे, उनसे से मुलाकात करके अपनी वेदना को उनके सामने रखना चाहते थे, उनके ऊपर आप लाठियां चलाते हैं। छात्रों के आप हालात देख लीजिए भैया, 3 साल का कोर्स 4 साल 5 साल तक आपका कंप्लीट नहीं होता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और ये जवाबदेही कब तय होगी? भैया भविष्य बर्बाद कर रहे हैं हमारे युवाओं का। रोजगार के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, आपने उनके भविष्य को आपने बर्बाद कर दिया। और इसीलिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ने इस मुहिम की शुरुआत की है कि इस विजन डॉक्यूमेंट के तहत ज्यादा से ज्यादा रोजगार हमारे प्रदेश में उत्पन्न हो। समस्या को पहले टारगेट करने की जरूरत है भैया। सिंगल विंडो क्लियरेंस ही नहीं है हमारे प्रदेश में रोजगार के। अगर कोई निवेशक आता है, निवेश करना चाहता है, उसको इतने दरवाजे से गुजरना पड़ता है कि उसकी इच्छा शक्ति जवाब दे जाती है रोजगार उत्पन्न करने को लेकर। यहाँ पर आईटी जॉब्स इसलिए नहीं खुल सकते, एमएनसी इसलिए नहीं खुल सकते क्योंकि सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है। लैंड रिफॉर्म्स ऐसे हैं कि आप जमीन आप मुहैया नहीं करा सकते निवेशकों को। दूसरे प्रदेशों में जाकर देख लीजिए, जिस तरीके से वाइब्रेंट गुजरात है या जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में है या मध्य प्रदेश में है, जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो निवेशक समिट करवाते हैं, इन्वेस्टर समिट करवाते हैं। आखिरी बार हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कब ऐसा इन्वेस्टर समिट कराया हो, किसी को शायद ही वो तस्वीरें याद है। तो जब तक आप निवेशकों को बुलाएंगे नहीं, आप उनको सुविधाएं नहीं देंगे, तो हमारे प्रदेश में कैसे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे? शिक्षा के वही बदहाल स्तर है। हमारे बच्चे आज भी कोटा जाने के लिए मजबूर हैं शिक्षा के लिए। और कोटा की परिस्थिति समझ लीजिए, पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पर बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। ये व्यवस्था क्यों नहीं आप बिहार में दे सकते? क्यों नहीं आप पटना में दे सकते? क्यों नहीं आप यहाँ आरा में दे सकते? क्यों नहीं अच्छे आईटी एजुकेशनल हब आप यहाँ पर खोल सकते हैं? पर इन तमाम दिशाओं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ध्यान ही नहीं जाता। उनका ध्यान जाता है जातीय समीकरण को समझने। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लेकर आज तक अगर आप घंटों के हिसाब से अगर आप हिसाब लगाएंगे तो इतना समय उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं बिताया होगा जितना उन्होंने अपने पार्टी के कार्यालय में बिताया। उसका कारण क्या है? आप समीकरण को साध रहे हैं, आप बार बार अपने पार्टी के अध्यक्ष को बनाते हैं, बदलते हैं। इन सब चीजों में क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में मध्यवर्ती चुनाव की उम्मीद रख रहे हैं। और मैं पुनः दोहराता हूं इस बात को, क्योंकि मैं भी मानता हूं कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे और उसी तैयारी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगे हुए। जिस तरीके से वो तीसरे नंबर की पार्टी बन चुके हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा
कि वो तीसरे नंबर की पार्टी है, वो सहज नहीं है। और इसीलिए जिस गठबंधन के साथ है, निरंतरता में उसके साथ विरोधाभास हो रखे हुए। कोई एक ऐसा विषय, चुनाव से पहले भी उन्होंने विरोधाभास रखा था, सीए का मुद्दा हो, एनआरसी का मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, जितने भी ऐसे मुद्दे थे, राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, जितने भी ऐसे मुद्दे थे, उन्होंने इस पर खामोशी साधी हुई थी या विरोधाभास में अपनी बातों को रखा था। और आज भी वो यही कर रहे हैं। पेगासस का मामला हो, उसमें अपने गठबंधन के सहयोगियों से अलग वो अपनी राय रखते हैं। जातिगत जनगणना की बात हो, उसमें अपने सहयोगी से अलग वो राय रखते हैं। जनसंख्या निरंतर कानून की बात हो, उसमें वो अपनी अलग राय रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं रास्ता बना रहे हैं अपने मौजूदा गठबंधन से अलग होने का। और यही कारण है कि पीएम मटेरियल का शगुफा इनकी तरफ से शुरू किया गया। भाई क्या जरूरत है आपको पीएम मटेरियल के बारे में चर्चा करने की? और चलिए आपके किसी नेता ने बोल दिया एक बार तो बात आई गई भी हो सकती थी, पर अब तो बकायदा आपकी एक बैठक में, जो कि राष्ट्रीय स्तर की इनकी एक बैठक थी, उसमें आपने प्रस्ताव तक पारित करवा दिया। और प्रस्ताव, मैं खुद एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं जानता हूं कि कोई भी प्रस्ताव किसी भी दल में ऐसे ही नहीं बनता, ऐसे ही नहीं पारित होता। उसके लिए बकायदा एक कमेटी तैयार होती है, उस प्रस्ताव को ड्राफ्ट किया जाता है, उसके ऊपर चर्चा होती है, उसके बाद राष्ट्रीय कमेटी के सामने वो प्रस्ताव आता है। तो जब आप पीएम मटेरियल की बात कर रहे हैं तो भैया किसको आंख दिखा रहे हैं? आपके पीएम मटेरियल बनने से, होने से, नहीं होने से चिराग पासवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, राजद को कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा तो आपके अपने सहयोगी को पड़ता है। किसकी कुर्सी आप छीनना चाह रहे हैं भैया? अपने गठबंधन में जो आपका सहयोगी है, उन्हीं की पार्टी के ना प्रधानमंत्री हैं देश के। तो कहीं ना कहीं आपकी नजर उन्हीं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। और ये बात मैंने 11 नवंबर 2020 को, 10 नवंबर को परिणाम आए थे बिहार विधानसभा चुनाव के, और मैंने 11 नवंबर को प्रेस वार्ता में मैंने ये बात कही थी कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः पासा पलटेंगे और पुनः वो महागठबंधन में जाएंगे और वहां पर जाकर प्रधानमंत्री पद की वो दावेदार बनना चाहेंगे। और ये कहीं ना कहीं उसी की ही भूमिका तैयार की जा रही है। जिस तरीके से वो भाजपा से धीरे धीरे अपनी दुनिया बना रहे हैं, ऐसे ऐसे विषयों को उठा रहे हैं जहां पे सहयोगी की राय अलग, आपकी राय अलग, तो ये तमाम चीजें दर्शाती हैं कि भैया बिहार आज की तारीख में मध्यावधि चुनाव की तरफ जा रहा है। मुझे दुख इस बात का होता है, मेरी चिंता इस बात की है कि इन तमाम विषयों में जो बिहार के जो असली मुद्दे हैं वो छूट जाते हैं। शिक्षा, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे छूट जाते हैं। पिछले 8 महीने में, 8-9 महीने में जितना भी समय हुआ हो इस सरकार को बने हुए, एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार से जुड़े हुए मुद्दों का जिक्र नहीं किया। उन्होंने चर्चा की तो सिर्फ और सिर्फ अपने जातीय समीकरण की, उन्होंने चर्चा की तो अपने विरोधाभास की, अपने गठबंधन के साथियों से। तो इसीलिए आने वाले समय में, और इस आशीर्वाद यात्रा का मेरा मकसद भी यही है, लक्ष्य भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट है वो पहुंचे, ताकि कैसे हम लोग बिहार को विकसित बना सके। रोजगार का मैंने जिक्र किया, उसमें शिक्षा के क्षेत्र के बारे में कि कैसे यहाँ पर शिक्षा के बेहतर अवसर हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। बाढ़ से हमारा प्रदेश निरंतर प्रभावित रहता है, बार बार हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया है कि किस तरीके से हम लोग बाढ़ से प्रदेश को हम लोग निजात दिला सकते हैं। मैं चाहता हूं कि भैया नदियों को जोड़ने की योजना पर बिहार में काम होना चाहिए, कैनल्स बनाए जाने चाहिए और पानी को डाइवर्ट किया जाना चाहिए ऐसी जगह से जहां जो इलाका बाढ़ से प्रभावित रहता है, ऐसी जगह से डाइवर्ट करके पानी को उस जगह पर लेके जाएं जहां पे सुखाड़ रहता है। इससे न सिर्फ बाढ़ की समस्या से समाधान मिलेगा, सिंचाई की समस्या बेहतर होगी। तो तमाम इस तरीके के विषयों का जिक्र हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में किया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2020 में भी मैं चाहता था कि इसको सरकारी एजेंडे में इसको शामिल किया जाए, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसलिए नहीं चाहते कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लागू हो, क्योंकि जब ये लागू होगा तो बिहार से भ्रष्टाचार मिटेगा। और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है भ्रष्टाचार। ये खत्म नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं जीरो टॉलरेंस उनका करप्शन के लिए, मुझे लगता है उनका जीरो टॉलरेंस है, करप्शन समाप्त ना हो इस बात को लेकर। वो सुनिश्चित करते हैं कि भैया बिहार में भ्रष्टाचार बकायदा यहाँ पे कायम रहे, भले वो वैकेंसीज को फुलफिल करने में हो, भले वो रिजल्ट्स निकालने में हो। आप बिहार के किसी भी एक गांव में चले जाइए, और मैं अपने तमाम पत्रकार मीडिया के साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि कैंडिडेटली जाइए और जाकर बिहार के लोगों से पूछिए, जाकर पूछिए उनसे कि क्या बिना घूस दिए हुए उनका कोई काम होता है क्या बिहार में। कोई एक व्यक्ति अगर एक बिहारी मुझे अगर ऐसा मिल जाए जो बोले कि भैया बिना घूस दिए हुए हमारा काम होता है, तो आप जो हारने को कहेंगे मैं कहेंगे। बिहार में घूसखोरी अपनी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, अपराध अपनी चरम सीमा पर है। और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बात करते हैं सुशासन की, वो बात करते हैं यहाँ पर विकास की। भाई विकास की गाथा में यहाँ पे सड़कों के हालात देख लीजिए।
भोजपुर की सड़कें, और ये बिहार की हर एक जिले का यही हाल है। पर क्योंकि आज मैं यहाँ पर हूँ, आप मुझे बताइए ना कि आरा की सड़कों के क्या हालात है। आप सब यहाँ पर रहते हैं, आपसे बेहतर कौन जाने पाता। बाजारों के आप हालात देख लीजिए कैसे हैं। ये इनकी विकास की गाथा है। जो मुख्यमंत्री अपने कैटरैक्ट के ऑपरेशन के लिए 1000 किलोमीटर की यात्रा करके दिल्ली जाता हो चार्टर फ्लाइट से, वो विकास की गाथा की बात करते हैं। क्या पिछले 15 साल में आपने एक ऐसा अस्पताल नहीं बनाया, एक ऐसा डॉक्टर खड़ा नहीं किया जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मोटे दिन का ऑपरेशन कर सके। तो जब ये विकास की बात करते हैं और उसके बाद जब कोई इनसे प्रश्न पूछता है तो बोलते हैं कि जाके पूछो अपने बाप दादा से कि 15 साल पहले हालात कैसे थे। भैया आज की तारीख में जो 25 साल का युवा है, 30 साल का युवा है, उसको नहीं जानना कि भैया बाप दादा के जमाने में क्या होता था। उसको आज की तारीख से उसको लेना देना है। 25 साल का युवा 10 साल का था जब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तब से लेकर आज तक आपने बिहार के विकास में आपने क्या योगदान किया, 5 उपलब्धियां बता देना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। एक उपलब्धि नहीं है इनके पास गिनाने की। इसीलिए जब मैं इस यात्रा पर मैं निकला हूं, लोगों का वो आक्रोश का मैं अनुभव कर सकता हूं, और लोगों का इसीलिए जो समर्थन है इस यात्रा को वो अभूतपूर्व है। और मैं ये विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में जब मध्यवर्ती चुनाव होंगे और उसके जब परिणाम आएंगे तो उस परिणामों में, उन परिणामों के बाद लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर कर आएगी। और अगली जो बिहार में विधानसभा परिणामों के बाद जो सरकार बनेगी उसमें लोक जनशक्ति पार्टी की एक अहम भूमिका होगी। इस यात्रा की समाप्ति तक आप देखेंगे पूरा बिहार प्रदेश लोजपामयी होगा। पूरा बिहार प्रदेश बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ होगा। अब इसके बाद आपके अगर कोई सवाल हो सर, कहना ये इसको क्वेश्चन सर, एक ही पार्टी में सर 2 कुंबे बन जाता है, जो कि आप पहले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपको मंत्री ना बनाकर आपके चाचा जी को मंत्री बना देते, ऐसा क्यों सर? आपको लगता है कि ये वाला प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है क्या आज की तारीख में? नहीं सर, मेरी चिंता छोड़ दीजिए ना। मेरी चिंता के लिए बिहार की 12 करोड़ जनता है भाई। एक मेरी चिंता करने के लिए बिहार की 12 करोड़ जनता है। चिंता करें तो आज की तारीख में बिहार की करने की जरूरत है। बिहार की बदहाली पे सवाल पूछिए जी सर, बिहार यहाँ की बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल कीजिए सर। अभी आपने रोजगार और तमाम नौकरियों पर बात की है। जब सपोज मुख्यमंत्री बन गए तो आप कैसे नौकरी दीजिएगा, कैसे बेरोजगारी को दूर कीजिएगा? भाई जैसा मैंने कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में मैंने तमाम इन विषयों का मैंने प्रमुखता से मैंने जिक्र किया है। आईटी सेक्टर्स यहाँ पे कैसे खुल सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले इन्वेस्टर समिट की आपको जरूरत है और साइमल्टेनियसली आपको सिंगल विंडो क्लियरेंसेस देने की जरूरत है, जो हमारे प्रदेश में अभी तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। भाई आप निवेशकों को बुलाएं, आप उनको बताएं कि भाई आपकी राज्य सरकार आपको ये सुविधाएं दे रही है। हर राज्य ने मोरलेस इस मॉडल को उन्होंने अपनाया है। गुजरात का जैसे मैंने जिक्र किया कि गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात के नाम से होता है, मध्य प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है।